नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे असम के बेदखली अभियान में टेम्पररी शेल्टर्स में 19 साल के मुस्लिम युवक की मौत पर हाईकोर्ट ने हेमंता सरकार को क्यों लगाई फटकार। उसके बाद हम जानेंगे कि बीजेपी के कौन से नेता ने राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल कहा, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। उसके बाद हम जानेंगे कि सऊदी अरब में 42 भारतीयों की मक्का मदीना जाते वक्त मौत कैसे हुई। उसके बाद उनके परिवारजनों ने क्या कुछ कहा। उसके बाद हम देखेंगे कि मोदी सरकार ने मनरेगा से एक महीने के अंदर 27 लाख मजदूरों के नाम अचानक क्यों हटाए। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं हेमंता सरकार पर आई बड़ी खबर को लेकर। असम में हेमंता सरकार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाया था, जिसका निशाना गोलपारा जिले के पैकन रिजर्व फॉरेस्ट और दहीकाटा रिजर्व जैसे क्षेत्रों में दशकों से रह रहे गरीब, भूमिहीन और ज्यादातर बंगाली मूल के मुस्लिम परिवार थे। और सरकार ने 48 घंटे या 2 दिन के नोटिस पर लगभग 1140 बीघा जमीन से सैकड़ों परिवारों को हटा दिया था, ये दावा करते हुए कि यह सरकारी जमीन है, वन वाली भूमि है, लेकिन उसने इन बेघर परिवारों के लिए कोई पुनर्वास योजना, वैकल्पिक जमीन या मुआवजा नहीं दिया। जिसके बाद बेदखल किए गए लोगों को जिन अस्थायी आश्रयों में यानी जिन टेम्पररी शेल्टर्स में रखा गया, और वहां पर न पीने लायक ढंग का पानी, न बिजली, न शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं भी वहां पर मौजूद नहीं थी, जिसे याचिकाकर्ताओं ने इंसानों नहीं जानवरों से बदतर हालात बताया। इन्हीं अमानवीय स्थितियों के कारण 19 साल के एनल हक कि 1 अगस्त को मौत हो गई। इससे पहले 17 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में एक अन्य युवक साकुआरा अली की भी मौत हो गई थी, जिसकी मां ने न्यायिक जांच की मांग की थी। इन मौतों और मानवीय त्रासदियों को देखते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति मनीष चौधरी की बेंच ने असम सरकार से सवाल किया कि बुनियादी व्यवस्था क्यों नहीं की गई और 19 साल के युवक अस्थायी आश्रय में कैसे मर गया। कोर्ट ने असम सरकार के मुख्य सचिव सहित 6 प्रतिनिधियों को 4 हफ्ते के अंदर इस पूरी चीज पर जानकारी देने के लिए कहा, साथ ही हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा और मृतक के लिए मुआवजे की मांग पर जवाब देने के भी आदेश दिए हैं। उसके बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी नेता के बयान के बाद मचे बवाल से। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने देश के महान समाज सुधारकों में से एक राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल कहकर एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। जब चारों तरफ इस बयान के बाद हंगामा हुआ, तब जाकर महाराज को अपनी जुबान पर लगाम लगानी पड़ी और माफी का नाटक तक करना पड़ गया। बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम में परमार ने अपनी बांग्ला विरोधी मानसिकता खुलकर दिखाई। परमार ने दावा किया कि राजा राम मोहन राय भी अंग्रेजी शासन की साजिश का हिस्सा थे, जो मिशनरी स्कूलों के जरिए लोगों की आस्था बदल रहा था। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि अंग्रेजों ने फर्जी समाज सुधारक बनाए और इसी क्रम में राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बता डाला। उन्होंने पुरानी सरकारों पर असली वीरों के इतिहास को दबाने और धर्मांतरण की राह आसान करने वालों को महान बताने का आरोप लगा डाला। मंत्री परमार के इस बयान पर बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी बुरी तरह भड़क उठी। टीएमसी सांसद रीता ब्रत बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। बनर्जी ने कहा कि सती प्रथा खत्म करने वाला और आधुनिकता व मानवतावाद की शुरुआत करने वाला राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश एजेंट कहना कोई छोटी चूक नहीं है, बल्कि बीजेपी की बांग्ला विरोधी मानसिकता का साफ प्रदर्शन है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल के महापुरुषों के प्रति नफरत रखती है। टीएमसी सांसद ने ललकारते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने 2021 और 2024 में इस नफरत को ठुकराया है और 2026 में इस बांग्ला विरोधी भाजपा का पतन भी होगा। जनता के गुस्से और सियासी तूफान को देखकर परमार ने तुरंत यू टर्न लिया और एक वीडियो जारी करके उन्होंने सफाई दी। उन्होंने जिसमें कहा कि कल संदर्भों के क्रम में मुझसे गलती से राजा राम मोहन राय के बारे में गलत शब्द निकल गए, इसके लिए मुझे अत्यंत दुख है। मैं प्रायश्चित करता हूं, गलती से बयान मेरे मुंह से निकल गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कांग्रेस ने इस पूरे
घटनाक्रम को बीजेपी का बौद्धिक दिवालियापन करार दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने तीखे सवाल के सिंगार ने कहा कि महान समाज सुधारक को अंग्रेजों का दलाल कहना सिर्फ अज्ञान नहीं बल्कि घोर अपमान है और बौद्धिक दिवालियापन है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक मानसिकता सिर्फ एक माफी से नहीं बदली जाती और क्या इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाली सोच किसी मंत्री के पद पर रहते हुए स्वीकार्य है। मंत्री जी ने पहले अपनी जहरीली सोच दिखाई, सोचिए, और फिर विरोध होने पर झूठी माफी मांग ली। अब बहरहाल अब जिस तरीके से बीजेपी नेता ने बयान दिया उसके बाद काफी बवाल मचा और बीजेपी नेता को बैकफुट पर आकर माफी मांगनी पड़ी। अब बात करते हैं सऊदी अरब में हुई एक बड़ी घटना की। सऊदी अरब में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में मक्का से मदीना जा रहे 42 भारतीय उम्रा यात्रियों की दुखद मौत हो गई। यह हादसा मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर मुहराज पास तब हुआ जब यात्रियों से भरी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल थे और केवल बस ड्राइवर ही जिंदा बच पाया। हादसे में मरने वाले अधिकतर लोग हैदराबाद के बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान और औपचारिकताओं के लिए तेलंगाना सरकार ने भारतीय दूतावास के साथ तालमेल बिठाया है और सचिवालय में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास ने भी सहायता के लिए 24/7 हेल्पलाइन जारी कर दी है। इस त्रासदी पर दुख जताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी सहायता का आश्वासन दिया है, जबकि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से तत्काल शवों को जल्द से जल्द भारत लाने और घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की अपील की है। वहीं जिन लोगों के परिवार के लोग मक्का मदीना गए हुए थे उनके परिवार वाले भारत में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। मेरी फैमिली का ऐसा एक्सीडेंट हो गया कल रात में, अभी मालूम हुआ मेरे को। सुबह से यहाँ पर ही हूँ मैं। कितने लोग थे सर? पूरे 18 आदमी थे। ससुरे थे, सास थे, साले थे, सालियां हैं, 3 सालियां हैं। पूरे 18 आदमी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। 11 साल, 12 साल, 8 साल, 4 साल के 9 बच्चे हैं। 9 बड़े हैं, 9 छोटे हैं। ऐसा हो गया है। रात में हुआ ये 2 बजे रात। यहाँ से गए सो इतवार को गए। डिमांड तो हमको कुछ नहीं चाहिए सर। हम जाना चाह रहे हैं वहां पर, जाके मौत मटी क्या है देख के आएंगे। अगर हो गया तो कब्रिस्तान पे दुआ करके आएंगे। बहुत अच्छी जगह गए, अल्लाह ताला उनके नसीब में हुआ था। बहुत खुशी है, वही है और कुछ नहीं है। और मेरी बेटी को हिम्मत देना है बस, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि फैमिली से एक आदमी बोले मेरे को 2 आदमी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं। हमारे ससुरे है, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अल मक्का ट्रैवल। 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम हुआ। बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिरा, नटराज नगर जिरा, आसिफ नगर जिरा मेरे 20 मेंबर से वो लोग पूरे। नहीं, एक ही फैमिली के ना, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है। इंजर्ड है बोल के खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं? अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो ले आने की कोशिश करिए, यहाँ पे लाने की। नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं। हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं, 4-5 जनों जो जा रहे हैं फैमिली के मेंबर। अब बात करते हैं मनरेगा से हटाए गए 27 लाख मजदूरों की। भारत में एक तरफ बेरोजगारी इस कदर सिर पर चढ़ चुकी है कि लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये सामने आया कि मनरेगा एकमात्र ऐसा कानून जो गरीब मजदूर को काम मांगने का अधिकार देता है, उसी योजना से सरकार ने सिर्फ 1 महीने में 27 लाख मजदूरों के नाम उड़ाकर साफ कर दिए और उतने समय में जुड़े नए नाम
10.5 लाख नाम है जो कहीं नीचे दब गए। यानी जो लोग इस देश की सड़कों, खेतों, नालों, तालाबों, पंचायत भवनों में पसीना बहा रहे थे, उन्हें सिस्टम से ऐसे बाहर फेंक दिया गया जैसे वो कोई गलती हो। नाम हटाने का ये तूफान ठीक उसी वक्त आया जब केंद्र ने हर मजदूर पर ई-केवाईसी थोप दिया। आधार से फोटो मिलाओ, ऐप में चेहरा अपलोड करो, दोपहर की फोटो भेजो, सुबह की फोटो भेजो, और अगर मोबाइल नहीं चला तो नेटवर्क नहीं आया, फोन नहीं था, बूढ़ी दादी का अंगूठा नहीं लगा तो बस बाहर हो जाओ। ये सत्यापन नहीं, गरीब को परखने का एक जहरीला तरीका बन गया है। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 6 महीनों में 15 लाख इस मनरेगा से लोगों के हटाए गए हैं, लेकिन सिर्फ 10 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ये संख्या दोगुनी चढ़कर 27 लाख हो गई। ये कोई भूल नहीं, एक तंत्र की निर्मम साजिश लगती है जिसमें गरीब मजदूर को बोझ मानकर हटाया जा रहा है। 6 लाख ऐसे मजदूर हटाए गए जिन्होंने पिछले 3 साल में कम से कम एक दिन तो काम किया ही था, यानी असली मजदूर को ही बाहर किया जा रहा है। और सबसे बड़ा झटका आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, जहां 78% मजदूरों ने ई-केवाईसी पूरा भी कर लिया था, वहां से ही 16 लाख नाम हटाए गए। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, सब में ऐसा ही है। सवाल यह है कि जब मजदूर ने केवाईसी कर भी दिया फिर भी वो क्यों हटाया गया उनका नाम? क्या ये डिजिटल इंडिया का नाम लेकर किया जा रहा डिजिटल सफाया है? मंत्रालय कहता है कोई संबंध नहीं है, सब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर वही मंत्रालय 13 पन्नों का नोट जारी करता है जिसमें लिखा गया कि ऐप पर गलत तस्वीरें आ रही है, फोटो टू फोटो कैप्चरिंग हो रही है, सुबह शाम के तस्वीरें नहीं मिलती, जियो टैग गलत है। तो क्या मजदूर खेती किसानी छोड़कर स्मार्टफोन इंजीनियर बन जाए? गरीब आदमी को काम चाहिए या कैमरा? ई-केवाईसी पर सरकार का ये तर्क वही है जैसे किसी भूखे आदमी से कहा जाए कि चावल मिलेगा लेकिन पहले ऑनलाइन फॉर्म भरिए। और आप खुद सोचिए कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूर जो हैं वो कितने पढ़े लिखे होंगे, उनके पास कितने संसाधन होंगे जिसके जरिए ये ऑनलाइन प्रोसेस वो लोग पूरा कर सके। जो लोग जिनके पास संसाधन उपलब्ध रहे होंगे उन लोगों ने करा दिया होगा, जो किसी कदर यहां इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए उनके नामों को काट दिया गया। देश में बेरोजगारी दर 45 साल के रिकॉर्ड के पास है, युवाओं के पास काम नहीं, और जो मजदूर आज भी कुदला फावड़ा उठाकर किसी तरह अपने पेट को भर रहा है उसे ऐप, फोटो और आधार के नाम पर बाहर किया जा रहा है। तो अब आप खुद समझिए कि किस तरीके से मनरेगा जैसी योजनाओं से मजदूरों के नाम को हटाया जा रहा है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।